नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए उच्चारण स्थान नामक प्रकरण को लेकर उपस्थित हुआ। शास्त्री सर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे। माहेश्वर सूत्रों को वर्णों का जन्म कहा जाता है, वर्णों का जन्म कहा जाता है, लेकिन उच्चारण स्थानों के माध्यम से हम उन वर्णों की सजातीय और विजातीयता को स्पर्श करते हैं या अनुभव करते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो सजातीय हैं, सपरिवार के हैं, एक ही परिवार के हैं और उनका उच्चारण स्थान किस स्थान विशेष से उच्चारित किया जाता है। इस संबंध में मैं आज की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान देनी आवश्यक है कि सामान्य तौर पर उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मानी गई है। कितनी? 7 मानी गई है। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 मानी गई है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है उसे हम पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उर्हा कहते हैं, या फिर जिसे हम दूसरे अर्थ में काकली कहते हैं। हृदय, उर्हा का अर्थ होता है हृदय। हृदय। नंबर 2 है कंठः। नंबर 3 तालु। नंबर 4 मूर्धा। नंबर 5 दंतः। नंबर 6 ओष्ठः। नंबर 7 जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य। और 8 है उच्चारण स्थान, 8वां है और अंतिम है नासिका। ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान, वर्ण के उच्चारण स्थान थे। कहने का मतलब ये जो काकली है, जिसे उर्वी कहते हैं, हृदय कहते हैं, यहां वर्णों की उत्पत्ति होती है। जब भी हम कोई मनन चिंतन या सोचते हैं तो वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है हृदय में, लेकिन वो वर्ण जिसकी उत्पत्ति हृदय में हुई है, हम अनेक स्थानों के माध्यम से कंठ, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका आदि के माध्यम से उन्हें हम दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। तो ये स्थान होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं, जो वर्णों के मैंने आपको पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 को बताया। आगे चलता हूं, प्रत्येक को एक एक करके मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग प्रकार से होता है और या फिर एक प्रकार से होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने नंबर 1 आपके लिए 11 लाइनों में संपूर्ण उच्चारण स्थानों को बताऊंगा। देखते हैं। सबसे पहला है अकुह विसर्जनीयानाम। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ध्यान देना बच्चों, यहां आ का अर्थ होता है ह्रस्व के साथ में दीर्घ भी होता है। ह्रस्व के साथ में दीर्घ भी होता है। दूसरा, ये जो कु है इसका अर्थ होता है का वर्ग, और का वर्ग में, का परिवार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग,
इसका अर्थ है विसर्ग। विसर्ग को आप जानते ही हैं, उसका चिन्ह होता है ये। कहने का मतलब है अ या का वर्ग हा अथवा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और इन सभी जो वर्ण हैं, कंठ वर्ण हैं, उनको ही हम कंठ वर्ण भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। अब कितने वर्ण हैं जो कंठ से ही उच्चारित किए जाते हैं? तो इनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आ है, इसके स्वरूप 18 बन जाते हैं। 18 स्वरूप बनते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लोत के 6-6। इस तरह से 18 तो किसके हुए? आगे चलता हूं। का वर्ग में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 क ख ग घ घ। तो यहां लिख देता हूं का वर्ग के 5 वर्ण। इसके बाद में हा वर्ण है, इसका 1 हो जाता है। और इसके बाद में ये जो विसर्ग है, इसको हम अयोगवाह, इसको हम अयोगवाह कहते हैं। इसका 1 है। ध्यान करना, 18 और 5 23, 24 और 25, 25 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। 25 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आगे चलता हूं मैं नंबर 2 पर। इचु यसा नाम, इचु यसा नाम ताल। इचु यसा नाम ताल। ध्यान देना, जिस तरह से मैंने वर्गीकरण इधर किया है, ठीक वैसे ही मैं क्रम से करता चला जाऊंगा। ई का अर्थ होता है ई स्वयं ह्रस्व अथवा दीर्घ। इसके बाद में चु का अर्थ होता है च वर्ग, और च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। इसके बाद में ध्यान देना बच्चों, या वर्ण है, और अंत में श। इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है, और इसलिए इन सभी वर्णों को तालव्य कहा जाता है। समझ पाया हो? अब देखिए इधर इसका वर्ण, कितने वर्ण हैं जो तालु से या तालव्य बोले जाते हैं, तालव्य कहे जाते हैं। तो इनके कितने स्वरूप होते हैं? वही 18 होते हैं। 18 कितने के होते हैं? आ, ई, उ और री, इनके 18 होते हैं। ए, ओ, ऐ और औ के 12 होते हैं। री के भी 12 होते हैं। ये आपने ह्रस्व, दीर्घ और प्लोत में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ ये 18 हुए। चावक में पुनः फिर से 5 ही हैं। ध्यान देना। इसके बाद में या है, ध्यान रखना, जो ये या और वा और ला, 3 वर्ण ऐसे होते हैं जो एक वास्तविक वर्ण और एक अनुनासिक वर्ण होके इनके 2 स्वरूप बनते हैं। कौन कौन से? पुनः देख लीजिए, सुन लीजिए बच्चों। या और वा और ला। केवल रा होता है, वो 1 होता है। या, वा और ला। तो ध्यान देना, ये या है, वो कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का हुआ। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूं। और ये शा है, वो 1 प्रकार का हुआ। अतः 18 और 5 23 और 2 25 और 1 26। इन 26 वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। समझ में आया होगा? आगे चलता हूं मैं नंबर 3 पर चलते हैं। उपु पद मान निया नाम, उपपद मान निया नाम ओष्ठव। कहने का मतलब ओष्ठव शब्द में द्विवचन है, क्योंकि हमारे
दो होठ होते हैं, दोनों होठों के माध्यम से सहायता से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, इसलिए दो वचन के कारण इस धर ओष्ठों में दो वचन हुआ। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से, लेकिन एक बात और ध्यान दे लेना, ऊ के बाद में पू में भी छोटी है, और इधर देखेंगे उपद मान मानी है। अब मुझे अच्छी तरह से ध्यान दे लेना बच्चों, यहाँ ऊ और यहाँ पू, ऊ, चू, टू, तू और पू, ये 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों में, लेकिन सब में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, इज्जु यसानाम तालु, लतुलसानाम दंतः, यहाँ दंता शब्द आया, इधर भी ह्रस्व इधर भी ह्रस्व, तो बनता क्या है, अब ऐसा वर्ण दीर्घ के अनुसार दीर्घ ऊ बन जाता है, इसलिए इस जगह पर उपू यानी बड़े ऊ की मात्रा आती है। देखिए उपू पद्मान्याम ओष्ठ, ओष्ठ से हमारे दोनों ओष्ठों के माध्यम से जो वर्ण होते हैं, ऊ का मतलब पहले भी बता चुका हूं मैं, ह्रस्व के साथ में दीर्घ भी है। अब इसके बाद में ऊ का अर्थ होता है पावर्ग, पावर्ग, और पा में पा, फ, ब, भा और म, ये पांचों वर्ण आएंगे। इसके बाद में उपधमानीय, अर्ध विसर्ग बोला जाता है उपधमानीय। उपधमानीय का अर्थ होता है जहां आपको इस तरह से और पा और फा के साथ मिल जाए, उपधमानीय पा और फा के साथ मिल जाए, तो इन सबको ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है, होठों के माध्यम से बोला जाता है। इसलिए आप ध्यान इधर देखिए, इसमें कितने वर्ण हैं जो ओष्ठों के माध्यम से ही बोले जाते हैं, तो मैं इधर भी बताता हूं, उधर से ही कितने स्वरूप हुए, इसके भी 18 हुए। पावर्ग के कितने हुए बच्चों, 5 हुए। अब ध्यान दे लेना, इसके 1 हुआ, इसका 1 हुआ, और कुल मिला के ये कितने बन गए, 24 वर्ण हैं जो ओष्ठ से बोले जाते हैं। आगे की स्थिति में मैं आपको बता देता हूं, चौथे नंबर आगे चलता हूं बच्चों। अगला है ऋतुसानाम मूर्धा, यानी जो मूर्धन्य वर्ण है वो कौन कौन से आते हैं उनको मैं बता देता हूं। तो री का अर्थ पहले की तरह ही ह्रस्व है, ह्रस्व के साथ में दीर्घ भी है। इसके बाद में टावर्ग है, और टावर्ग में टा, था, डा, ढा और राम। इसके बाद रावर्ण है, और इसके बाद शावर्ण है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। देखिए बच्चों कितने भेद हैं इसके, री के वही 18, टावर के कितने हुए बच्चों, 5 हो गए। इसके बाद में रा का 1 और इधर शा का 1, मिलके 18 और 5 23, 24 और 25 कितने वर्ण हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं, 25 वर्ण। आगे तो देखते हैं लतुलसानाम दंतः। दंतः शब्द को बहुवचन में प्रयोग किया था। पहले पूर्व में ओष्ठव शब्द में द्विवचन था, इसलिए ओष्ठव शब्द आया। यहाँ दंता शब्द में बहुवचन है, क्योंकि दांतों की संख्या बहुवचन में गिनी जाती है। 3 से अधिक यानी 32 दांत होते हैं, इसलिए बहुवचन के कारण यहाँ दंता हुआ। अब देखते हैं बच्चों इसमें कौन कौन से हैं, लरी, और इसके बाद में तू का अर्थ है तावर्ण, और इसके बाद में लावर्ण, और इसके बाद शा। इनका उच्चारण स्थान दांतों के माध्यम से किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, इस टोपी में कितने वर्ण हैं जो दांतों के माध्यम से उच्चारित होते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं। जो लरी है, ध्यान देना बच्चों, लरी ह्रस्व ही रहती है,
दीर्घ नहीं होती, इसलिए इसके कितने स्वरूप बनते हैं? 12। ता वर्ग के कितने बनते हैं? 5। ता था दा धा न 5 बनते हैं, ता था दा धा न। और इसके बाद में अभी मैंने आपको बताया था ला के बारे में, क्योंकि व्यंजनों में या और वा और ला इनके दो स्वरूप होते हैं, एक वास्तविक होता है, अनुनासिक होता है। इस तरह से जो ये ला है इसके स्वरूप होने के कारण ये 2 हुए और इसका 1 हुआ। 12 और 5 17 और 2 19 और 1 20, ऐसे 20 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दांतों के माध्यम से किया जाता है। देखिए बच्चों, 6वें क्रम पर हम चलते हैं। ये है ए दायित्व कंठताल। कहने का अर्थ है एक और आई, अर्थात ए और आई इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठतालु माना गया है। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठतालु माना गया है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आद्गण सूत्र जब संधियों को हमने देखा था तो वहां आया था आ धन ई बराबर उत्पत्ति क्या हुई थी बच्चों? एक ही हुई थी। अब इसी के आधार पर ये आ का उच्चारण स्थान अभी आपने पढ़ लिया क्या था बच्चों? कंठ था। और इचुई ऐसा नाम तालु, तो ई का अर्थ, ई का उच्चारण स्थान तालु था। इसलिए दोनों को दो स्थानों से इसका उच्चारण किया गया। इसलिए कंठ और तालु के कारण ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु साबित हुआ। आगे मैं देखता हूं 7 में ओ दो कंठोष्ठ देखेंगे, ओ और आउ, अर्थात ओ और औ इनका उच्चारण स्थान क्या माना गया बच्चों? कंठोष्ठ। क्या माना गया है? कंठोष्ठ। कैसे? किस तरह से? जैसे कि आ धन उ, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का स्थान उच्चारण स्थान क्या है? उपपदमान्य ओष्ठव, ओष्ठव। इसलिए मिलके क्या हुआ? कंठोष्ठ। इसलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान बच्चों कंठोष्ठ माना गया है। अगला आता है बच्चों 8वां वकारस्य दंतोष्ठ। जो वा है, वकार का मतलब वकार, कार लग जाए वहां उस वर्ण की वर्ण का नामकरण होता है। जैसे वकार, वा का मतलब है वा, वकार का मतलब होता है वा का उच्चारण स्थान क्या माना गया है? दंतोष्ठ माना गया है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का होता है दांत, ऊपर के दांत और ओष्ठ, दोनों ओष्ठ। इन ऊपर के दांतों और ओष्ठों के माध्यम से जो वर्ण बोला जाता है वो होता है वा। आगे वा का यदि इनकी गिनती करें तो वा को मैंने अभी अभी बताया था, या, वा और ला। एक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसलिए ये कितने हुए? 2 प्रकार के हुए। अब यहां चलता हूं। ये है प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं। का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का और पा वर्ग का, ये पंचम वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण स्थान नासिका से नासिका और नासिका भी होता है। अब ध्यान रखना बच्चों कि जो हम अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं उच्चारण स्थानों को, वहां 5 वर्ग समाहित हो चुके हैं और 5 वर्गों में पंचम वर्ण भी समाहित उन्हीं का है। तो कहने का मतलब ये जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग के जो पंचम वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ भी निकला है, तालु भी निकला है, मूर्धा भी निकला है, दंता भी निकला है। लेकिन इनके अलावा यहाँ और चा का अर्थ ही इधर है और इनके साथ साथ नासिका भी होता है। ये स्पष्ट स्थिति कर लेना। इनकी संख्या कितनी हुई? 1
2 3 4 और 5। तो इधर ये 5 वर्ण होते हैं, ये 5 वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान नासिका से बोला जाता है। आगे 10वां है और 10वें का नाम आता है आपके लिए, आगे देखते हैं बच्चों। 10वीं पंक्ति है वह है जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। कहने का मतलब जो जिह्वा के मूल से जो वर्ण उच्चारित किए जाते हैं उन्हें जिह्वामूली वर्ण, जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, जो जिह्वा के मूल भाग से उच्चारित होते हैं बच्चों उन्हें जिह्वामूलीय वर्ण कहा जाता है। यहाँ देखेंगे आर्ध विसर्ग के समान ये वर्ण कौन कौन से हैं? आर्ध विसर्ग आएगा, इसके बाद में का और खा आएंगे। तो इनकी संख्या कितनी है? 1 है जिह्वामूल की। तो इस तरह से जिह्वामूल है। और आगे अंत में नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार जो अभी मैंने बना रखा है ये अनुस्वार होता है, इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। और इसकी संख्या 1 मानी गई है, इधर संख्या 1 और इधर की संख्या 1। इस प्रकार आपके ये उच्चारण स्थान यहाँ आपको स्पष्ट किए। अब मैं आगे आपको कुछ विशेष नियमों के बारे में 4-5 आपको विशेष नियम बताऊंगा, उनको ध्यान से देखना। देखिए बच्चों, उच्चारण स्थानों के बाद में कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं, उनको आप सदैव याद रखेंगे। तो मैं उन नियमों से मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि नियम नंबर 1 है दो उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या कितनी है। जिन वर्णों के 2 उच्चारण हैं ऐसे वर्ण कितने वर्ण हैं? तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे तो यम ड न, ये जो वर्गों के पंचम वर्ण हैं, वर्गों के जो भी पंचम वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान 2 होता है। कौन सा? वर्ग के साथ भी होता है, जैसे कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ था तो का वर्ग में का था ग आया था तो उसका कंठ भी हुआ था। और इधर यमडंग नम नासिका उसका नासिका भी है। तो 2 वर्ण हुए। इन पंचम वर्ग के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान एक तो ये रहा, कौन सा? उस वर्ग का। और इसके बाद में दूसरा उसकी नासिका हुआ। तो 2 उच्चारण स्थान हुए। इसके बाद में ए ओ ऐ और औ, इन वर्णों का भी उच्चारण स्थान अलग अलग 2 स्थानों से होते हैं। ए दव तो कंठोष्ठ कंठ तालु और ओ दव तो कंठोष्ठ। ए दव तो कंठ तालु और ओ दव तो कंठोष्ठ, यानी 2 वर्णों से उच्चारित हो रहे। और ये है बकारस्य दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ के माध्यम से बा का उच्चारण स्थान होता है। तो ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है जिनके उच्चारण स्थान 2 है? तो आप बताएंगे तो ऐसे वर्णों की संख्या 10 है। इसके बाद अब आपको बता दूं कि स्वर कितने हैं? 9 हैं। स्वर कितने? 9 और 33 व्यंजन होते हैं। 33 और 9 को मिला करके टोटल 42 वर्ण बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 42 वर्ण। तो 42 वर्णों में से यदि 2 उच्चारण स्थान वाले 10 वर्णों को हटा दें तो वर्णों की संख्या कितनी रह गई? 32। तो जो 32 हैं से सभी 32 वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही होता है। तथा इसके साथ साथ ध्यान रखना बच्चों कि अयोगवाह वर्ण कितने हैं? 4 हैं। पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। वो अयोगवाह एक विसर्ग होता है, एक अनुस्वार होता है और एक जिह्वामूलीय जहां अर्ध विसर्ग लग के का और खा लिखा जाता है, और उपद मानिए जहां अर्ध विसर्ग लग के पा और खा लिखा जाता है। तो ऐसे ये 4 वर्ण हैं, इनका भी एक ही उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान भी एक ही होता है। समझ भाई? आगे चलता हूं। नियम नंबर 2 है
यम से संबंधित, ध्यान रखना यम से संबंधित। और यम जो वर्ण होते हैं वो किस तरह से आप पहचानेंगे उनको, तो मैं आपको बता दूं, वर्ग के प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे के बाद में वही पहला आया है तो पहला होना चाहिए, दूसरा आया है तो दूसरा होना चाहिए, तीसरा आया है तो तीसरा होना चाहिए, और चौथा आया है तो चौथा होना चाहिए। समान, बिल्कुल समान वर्ण आ जाए, और इन समान वर्णों के बाद में पंचम वर्ण आ जाए, ध्यान रखना पंचम वर्ण आ जाए, तो जो दूसरे नंबर का आता है, यानी ये नहीं इस नंबर का आता है, वो कौन सा माना जाएगा, यम वर्ण कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया है, ये घा घ्रांति लिखा हुआ है, तो ये घा, फिर पुनः दूसरा घा आया, और उसके बाद में पंचम वर्ण आ गया, मैंने अभी कुछ बताया था, बाद में पंचम वर्ण आएगा, तो ये न वर्ण है, तावर्ग का पंचम वर्ण है। तो अब यहाँ ध्यान देने की योग्य बात आपको ये होगी कि ये जो घा है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्योंकि का, ख, ग, घ, यह घा है, का वर्ण आया है, अकू विसर्जनीयाम कंठा, तो इसका तो कंठ होता है। लेकिन यदि इसका पूछ लिया जाए, पेपर में ये कंपटीशन में आता रहता है, तो यदि इसका पूछ लिया जाए, दूसरे वर्ण का पूछ लिया जाए, तो इसका उच्चारण स्थान नासिका बताना होगा। क्यों? क्योंकि यह जो दूसरा वर्ण है यह यम वर्ण है, और यम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका ही माना जाता है। अतः में इससे बात आती है, अतः शुद्ध नासिक के वर्ण कितने हुए, 5 हुए। शुद्ध नासिक केवल और केवल नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। तो कौन कौन से हुए आपको पता ही लग गया। ये यम वर्ण कितने हैं, यम वर्ण कितने हैं, 4 4 तो यम वर्ण हुए, और एक अनुस्वार हुआ। ये क्या है बच्चों, 5 वर्ण हैं जो शुद्ध रूप से नासिका से बोले जाते हैं। यदि सबको मिलाकर के बताया जाए तो उनकी संख्या 10 बन जाती है। कैसे कि वर्णों के जो पंचम वर्ण हैं, यम डणनम नासिका च, जो आपने ये पंक्ति पढ़ी, तो वहां पंचम वर्ण होते हैं, वे पंचम वर्ण नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। इसलिए कुल नासिका से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। और शुद्ध नासिक के वर्ण यानी शुद्ध रूप से नासिका से ही बोले जाने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, 5, और वो आपको बता देंगे 4 यम वर्ण और 1 अनुस्वार। अब देखिए बच्चों, अगला नियम आता है, नियम नंबर 3, यदि हलंत हा के बाद में अंतःस्थ वर्ण या वा हा ला अथवा ये ना हो तो वर्णों के पंचम वर्ण, केवल पंचम वर्ण आ जाने पर हा के समूह के साथ, यानी जो हा है जिसके साथ कोई भी समूह में से चाहे या हो, वा हो, रा हो, चाहे ला हो, अथवा कोई भी पंचम वर्ण आ जाए हा के साथ, तो इस हा के साथ जो भी वर्ण आता है, चाहे अंतःस्थ वर्ण आ जाए चाहे पंचम वर्ण आ जाए, तो साथ उच्चारण स्थान उसे हम हृदय या उर ही कहेंगे, उसका उच्चारण स्थान हृदय या उर माना जाता है। उदाहरण मैंने दे रखा है, जैसे कि हा वर्ण हलंत है और इसके बाद में या है, ध्यान दे रहे होंगे, हा वर्ण हलंत और इसके बाद में या, तो अंतःस्थ वर्ण हुआ, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान उर ही माना जाएगा, अर्थात हृदय ही माना जाएगा। ऐसे ही मैंने अगला उदाहरण आपके लिए दिया है, आह्वानम, जैसे हा हलंत है और वा वर्ण वाला बना हुआ है, ये भी अंतःस्थ वर्णों की अंतर्गत गिनती होती है, तो इन दोनों का हा के साथ वा का उच्चारण स्थान भी पूरा ही माना जाएगा। जैसे ही मैंने अगला उदाहरण भी स्पष्ट किया है, इस हा के बाद में अंतःस्थ वर्ण नहीं है, इधर अंतःस्थ वर्ण नहीं है, क्या है तो पंचम वर्ण है, मां है पावर्ग का पंचम वर्ण है, तो इन दोनों का ही उच्चारण स्थान पूरा है माना जाएगा। देखिए बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ में ये क्लास कक्षा समाप्त करता हूँ।